हेलो दोस्तों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उनसे को बता दीजिए हमारे यहाँ पे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है 7वें रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है याद करके रखना, आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना था। तो ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे देखेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे क्या है, आपको डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जब तक एग्जाम का अपडेट हो वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर देंगे। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखी है क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा विकल्प जो है सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई है, बताइए। कौन सा विकल्प जो है सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई, बताइए। लाला लाजपत राय का निधन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और मुस्लिम लीग का गठन। तो अगर देखे जाएंगे तो देखिए, लाला लाजपत राय का जो निधन हुआ था, लाला लाजपत राय का निधन आपको 1928 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड आपका हुआ था साथियों वर्ष 1922 में। और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी साथियों आपका 1919 में हुई थी। और मुस्लिम लीग का जो गठन है साथियों 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो अगर क्रम देखेंगे साथियों तो आपका हो जाएगा 1906, 1919, 1922 और 1928। तो मतलब 4 3 2 1 आपका क्रम हो जाएगा, जो आपका ये लवी कब देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सभी का हो गया। चलिए, अच्छा 4 3 2 1 है ना, मैंने गलत टिक किया है। 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, 1906 आपका मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, 1922 में आपका जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, और लास्ट में आपका हुआ था लाला लाजपत राय का निधन 1928 ईस्वी में। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आपका दूसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर का। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है कब, बताइए। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 29 जुलाई को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, आपका दूसरा तीसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, बताइए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपकी वर्ष 1966 से 67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति से जो है गेहूं उत्पादन में जो है व्यापक वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका है चौथा नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा, चौथे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण या पर्यटन, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
पर्यटन, ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले जो है भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय जो है कृषि, हस्तशिल्प तथा निर्माण जैसे प्रमुख व्यवसाय जो है प्रचलित थे। उस समय जो है पर्यटन का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, पर्यटन यानी कि ट्रेवलर का जो है आपका विकास नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों 55 नंबर क्वेश्चन, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कर जो है समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है, बताइए। कौन सा कर यानी कि जो टैक्स है समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर जो है बोझ बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों अप्रत्यक्ष कर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जो है समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा उनके क्रय विक्रय पर लगाए जाते हैं। यह एक आपका स्थानांतरित कर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपका है 6 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सर दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं, तो ये जो आपके दंत चिकित्सक होते हैं यानी कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, बेलनाकार दर्पण का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दांतों के डॉक्टर जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो आपका पीएल ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपका है 7वां नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को जो है संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है, बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है किस संविधान को जो है हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 32 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा संदर्भित किया है। ठीक है, इसे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है 5 प्रकार की रीटें जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों 8वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप, फिनलैंड, आइसलैंड या ग्रीनलैंड। तो देखिए अ, आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर देखा जाएगा साथियों तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका जो दिया गया यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ठीक है, जो आपका डील अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, जो कि आर्कटिक महासागर पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। आपका है 9वां नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, बताइए। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो ठीक है टाइफाइड। तो आपका राइट आंसर साथियों आंत। ठीक है, जो आपका टेबल अभी कब देगा आपका राइट आंसर टाइफाइड अथवा मियादी बुखार। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग जो है आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, टाइफाइड बुखार रोगी में इम्यून सिस्टम को जो है कमजोर कर देता है। ठीक है, तो टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग आपका आंत होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन जो है सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बैगनी रंग का। ठीक है, जो आपका ये अभी कब देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, बताइए। कौन सी जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो आपका राइट आंसर होगा जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जो आपकी जल संधि है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 12 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, बताइए। कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कोची,
नवासोवा, मालवा, गोवा या पारादीप। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पारादीप। पारादीप आपका जो है पूर्वी तट पर स्थित आपका बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो अन्य सभी दिए गए आपके पश्चिमी तट पर स्थित आपके बंदरगाह हैं। अगला है आपका है 13 नंबर क्वेश्चन। बताइए गाइडेंस होगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? बताइए कौन से प्रावधान में, ठीक है, कौन से प्रावधान में संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संसद में जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत से तात्पर्य संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है, ठीक है। चलिए, तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए जो है आपका क्या होता है, संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका है 14 नंबर प्रश्न। बताइएगा आइटम होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 वर्ष। जो आपका दिया गया पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की कम से कम जो है 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका है 15 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। 15 पे आपका राइट आंसर होगा, भारतीय मानक समय निर्धारित होता है किस पर? बताइए। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है किस पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर पर जो है आपका भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, ठीक है। क्लियर है। भारतीय मानक समय यानी कि IST प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के निकट आपका नैनी यानी कि मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, ठीक है। क्लियर है। जो ग्रीनविच समय यानी कि GMT से 5.5 घंटा आगे रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपका पूर्वी देशांतर रेखा है 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका साथी 16 नंबर। क्या देगा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला आपका 17 नंबर प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो जम्मू और कश्मीर राज्य में आपका झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों केरल। जो आपका दिया गया टेल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य आपका केरल था, ठीक है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? बताइए। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो देखिए, वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह आंदोलन जो है गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों से चिपक कर महिलाओं ने इस आंदोलन में बहादुरी का परिचय दिया था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर। बताइए गाइडेंस से क्या हो जाएगा? भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। भारी जल जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारी जल आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? 21 नंबर क्या है? पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो आपका प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, गंगा का दक्षिणी भाग जो है मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये लो ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। प्राचीन काल में गंगा का जो जो दक्षिणी भाग है मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक, क्लियर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है गंगा के दक्षिणी तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ, जो वर्तमान में बिहार राज्य के नाम से, बिहार राज्य के गया, पटना तथा क्या है, सवात जिले में विस्तृत था। ठीक है, इसकी राजधानी आपकी गिरिब्राज यानी कि राजगिरी थी। ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा की गई थी। यह साम्राज्य जो है तत्कालिक 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपका 22 नंबर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, बताइए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात की जाएगी तो शारदा नहर हो जाएगी, जो आपका बीला विकल्प के साथ ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है। चलिए, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित बन, बनवासा नामक स्थान से शारदा नदी से निकाली गई है। ठीक है, यह नहर जो है मुख्य रूप से पीलीभीत, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ आदि जिलों को सिंचित करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर का है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। इसके तहत जो है अस्पृश्यता की भावना रखना अथवा ऐसा करना आपका दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका 24 नंबर, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित है, बताइए। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य कला से जो है संबंधित है? तो इनका आंसर हो सकते हैं भरतनाट्यम नृत्य से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। मानव इतिहास में कौन सा कालयायुग युग सबसे लंबा है, बताइए। मानव इतिहास में कौन सा कालयायुग युग जो है सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पूरा पाषाण युग। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मानव इतिहास में पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबा है। ठीक है, इसकी अवधि जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है। ठीक है, मानी गई है। इस काल में मानव जो है जीविकोपार्जन के लिए शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था। ठीक है, चलिए अगला आपका है 26 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका इन्हें जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्लियर है। वर्ष 1913 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, बताइएगा पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक जो आपका ऑक्सीजन जो है पाया जाता है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑक्सीजन जो है 46.60%। और दूसरे स्थान पर आपका सिलिकॉन जो आपका 27.72% और तीसरे स्थान पर आपका एल्युमिनियम जो कि 8.13% उपस्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर, बताइए गाइडेंस। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपका था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो आपका दिया गया पहला विकल्प साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इनका जन्म आपका 563 ईसा पूर्वी जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तथा महापरिनिर्वाण आपका 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है आपका है 29 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा जैसे पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सही सह्याद्री के नाम से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गोवा के पास से गुजरती है। ठीक है, सह्याद्री को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, चलिए अगला है आपका 30 नंबर, क्या देगा? मानव शरीर की हड्डी होती है। मानव शरीर में हड्डी होती है कितनी? तो मानव शरीर में आपकी हड्डी होती है साथियों कितनी? तो आपका राइट आंसर हो सकती है 206। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथी आपका राइट आंसर है। मानव शरीर में कुल आपकी 206 हड्डी होती है। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला है आपका है 31 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से हमें जो है घेगा घेगा नामक रोग होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प साथी आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, भोजन में आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। ठीक है, इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका है 32 नंबर प्रश्न, बताइएगा एजेंसी का विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है साथियों प्रति वर्ष आपका 10 दिसंबर को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती तथा 1 नवंबर को जो दिया गया है आपका ऑल सेंटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 33। 33 में कहते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो दिया गया है NH44 है। ठीक है, जो आपका ये पिकअप देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, अगला है आपका है 34 नंबर, चरकुला लोक नृत्य निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरकुला लोक नृत्य की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो सकता है ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह नृत्य जो है सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़े रखकर किया जाता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? यह किसने लिखा है कि रजिया जो है अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? किसने लिखा है यह? तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा साथियों, यह जो है लिखा था मिनाज उस सिराज ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी मिनहाज मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी में गुलाम वंश के शासकों के विषय में महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं। उसने रजिया के बारे में लिखा था कि वह अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थे। ठीक है, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मिनहाज के अनुसार जो है रजिया के पतन का प्रमुख कारण जो है उसका महिला होना था। ठीक है, चलिए अगला है आपका 36 नंबर, राज्यसभा में अधिकतम रिक्त स्थान हो सकते हैं कितने सदस्य? बताइए, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों 250। अधिकतम पूछा हमसे 250 हो सकते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर और इसमें से 238 आपके क्या होते हैं? राज्य वाले निर्वाचित वाले होते हैं। ठीक है, और आपका 12 जो आपके मनोनीत होते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला है आपका 37 नंबर, ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? बताइए, ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? तो ताशकंद समझौते की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये आपका हुआ था, 1 मिनट,
सोवियत संघ उज्बेकिस्तान में, ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका आइडिया। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इस समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। यह समझौता जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के बाद 1966 में ताशकंद सोवियत संघ वर्तमान में उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 38 नंबर आखिरी क्वेश्चन। जीएसटी किस प्रकार की कर प्रणाली में आता है? जीएसटी जो है किस प्रकार की कर प्रणाली में आता है? तो जीएसटी जो आपका देखिए अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आता है, जो आपका बिल विकल्प के साथ ही आपका सही उत्तर, ठीक है। जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे जो है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास पर मुझे आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर कोई डाउट है आपको तो हमें कमेंट करके पूछ ले, आपको हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।